हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का अध्याय 1 का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो जो है रसायन विज्ञान अध्याय 1 ठोस प्रावस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के अपलोड कर दिए। तो अगर आपने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले आप उनको देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखिएगा, ठीक है। तो ये इस अध्याय का पार्ट तीसरा है। पार्ट 1 और 2 इन दोनों में मिला करके मैंने 14 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों को हमको समझाना है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है इनके, पहले हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला क्रिस्टल तंत्र होता है घनीय, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। दूसरा होता है चतुष्कोणीय, जिसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल। फिर होता है विषम लंबाक्ष, आर्थोरोम्बिक, एकांताक्ष, मोनोक्लिनिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पांचवा होता है त्रिनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। छठा होता है त्रिकोणीय, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। और सातवां होता है षटकोणीय। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र जो है वो क्रिस्टल में पाए जाते हैं। अगर हम अक्ष लंबाई की इसकी बात करें तो जो घनी क्रिस्टल तंत्र होता है, इसके जो 3 अक्ष होते हैं ए बी सी, ये आपस में बराबर होते हैं। और अक्षीय कोण भी जो होता है तीनों के मध्य में 90 डिग्री का होता है, ये आप याद रखिएगा। उदाहरण जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिस्टल तंत्र में, आपको जितने भी क्रिस्टल तंत्र के प्रकार है इनके उदाहरण जरूर पूछे जाएंगे। तो घनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं? एक तो NaCl, एलम, हीरा, जिंक ब्लेंडी, KCl, CaF2 और सीजियम क्लोराइड। ये सारे उदाहरण जो है घनी क्रिस्टल तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। दूसरा है चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र, जिसको हम टेट्रागोनल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें जो 2 अक्ष होते हैं ए और बी, ये आपस में बराबर होते हैं, और जो तीसरा अक्ष होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है। और जो अक्षीय कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये इसमें भी 90 डिग्री के ही होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड और यूरिया इसके उदाहरण है चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र के। विषम लंबाक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें अक्षों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती, यानी कि तीनों ही प्रकार के जो अक्ष होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और लेकिन कोण की अगर हम बात करें तो इन तीनों अक्षों के मध्य में कोण जो है 90 डिग्री का ही होता है। उदाहरण KNO3, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, विषम लंबाक्ष गंधक जिसको हम सल्फर बोलते हैं, CaSO4, K2SO4, CaCO3 और NaNO3, ये सारे उदाहरण जो विषम लंबाक्ष के अंतर्गत आते हैं। एकांताक्ष की अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक, तो इसमें तीनों ही अक्ष जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि तीनों ही अक्ष अलग अलग होते हैं। इसमें 2 अक्ष के मध्य में तो 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन जो बीटा वाला अक्ष जो इसका होता है वह 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसका उदाहरण है Na2SO4.10H2O, ये एकांताक्ष का उदाहरण है। PbCrO4, CaSO4.2H2O, एकांताक्ष गंधक, ये जो है एकांताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल तंत्र के उदाहरण हैं। पांचवा है त्रिनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। इसमें भी तीनों अक्ष आपस में बराबर नहीं होते हैं, और तीनों ही अक्षों के मध्य में 90 डिग्री का कोण बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। K2Cr2O7, CuSO4.5H2O और H3BO3, जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं, त्रिनताक्ष के उदाहरण हैं। त्रिकोणीय की अगर हम बात करें तो तीनों ही अक्ष आपस में बराबर होते हैं, और इसमें अल्फा बीटा जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, और 90 डिग्री का कोण जो गामा में बराबर नहीं होता है। NaNO3, AsSb, जिसको हम एंटिमनी बोलते हैं, बिस्मिथ, कैल्साइट, CaCO3, सिनेबार, क्वार्ट्ज इसके उदाहरण हैं। षटकोणीय में ए और बी अक्ष आपस में बराबर होता है, सी अक्ष जो है वो बराबर नहीं होता है, और अल्फा बीटा और गामा में 90 डिग्री इसमें होता है, और एक अक्ष इसमें गामा वाला जो होता है वो 120 डिग्री का भी होता है। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम और PbI2 जो है षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के उदाहरण हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ जाइएगा कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कुल 7 प्रकार के होते हैं। इसमें नाम आप तो याद रखिएगा, एक तो क्रिस्टल तंत्र के कितने कितने नाम हैं और एक इसके उदाहरण, ये दोनों चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर आपको अक्ष लंबाई और अक्षीय कोण नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जो है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ क्रिस्टल तंत्र के नाम और उसके उदाहरण याद रखना है। अगर पेपर टफ हुआ तभी आपको अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 अध्याय 1 का, अंतरकाशीय रिक्तिका किसे कहते हैं और क्रिस्टल में कुल कितने प्रकार की जो है रिक्तियाँ पाई जाती हैं। तो कल मैंने आपको लास्ट टाइम के वीडियो में बताया था कि इस प्रकार का मान लो कि क्रिस्टल तंत्र है, तो इसमें जो बीच बीच में जो रिक्त स्थान बच जाता है पैकिंग के बाद में, इन बीच में जो रिक्त स्थान बचता है इसी को हम बोलते हैं अंतरकाशीय रिक्तिका।
इसकी हम थोड़ी सी लैंग्वेज में इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक ठोसों की विभिन्न बंध संकुलित संरचना में ऋणायनों की पैकिंग के बाद जो स्थान खाली बच जाता है उसे अंतरकाशी रिक्तिका या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और षटकोणीय बंध संकुलित जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और घनी बंध संकुलित जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग संरचनाओं में प्राप्त स्थान का 74% हिस्सा गोलों के द्वारा यानी कि सर्कल के द्वारा घिरा रहता है, और बाकी का जो 26% स्थान खाली रहता है वही खाली स्थान जो है वो अंतरकाशिका रिक्तिका कहलाता है। और अगर हम रिक्तियों की बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चतुष्फलकी रिक्तियाँ और एक होती है अष्टफलकी रिक्तियाँ। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बनता है कि अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं। तो आयनिक ठोसों में संकुलन के बाद में जो खाली संरचनाएं बच जाती है उन संरचनाओं को हम अंतरकाशिका रिक्तिका कहते हैं। और दो प्रकार की रिक्तिकाँ होती है इसमें, एक तो होती है चतुष्फलकी, एक होती है अष्टफलकी, ये याद रखिएगा। तो चतुष्फलकी क्या होती है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन प्रकार की रिक्तियों में क्या होता है, संकुलित संरचना में दूसरी परत का प्रत्येक गोला पहली परत से आपस में स्पर्श करते हुए 3 गोलों के द्वारा निर्मित त्रिकोणीय रिक्त स्थान पर स्थित रहता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इन चारों गोलों के केंद्र पर एक सम चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित रहते हैं ये, और आपस में एक दूसरे के स्पर्श करने वाले इन चारों गोलों के मध्य रिक्त स्थान जो होता है सम चतुष्फलकी रिक्ति कहलाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। संकुलित संरचना में दूसरी परत का प्रत्येक गोला पहली परत से आपस में स्पर्श करते हुए 3 गोलों द्वारा निर्मित त्रिकोणीय रिक्त स्थान पर स्थित रहता है। इन चारों गोलों के केंद्र एक सम चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित रहते हैं, और आपस में एक दूसरे के स्पर्श करने वाले इन चारों गोलों के मध्य रिक्त स्थान जो है वो सम चतुष्फलकी रिक्तियाँ कहलाता है। एक होता है अष्टफलकी रिक्तियाँ। इसमें क्या होता है, ये रिक्तियाँ त्रिकोणीय रूप में 6 गोलों के द्वारा आपस में घिरी रहती है, और इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु अष्टफलक के 6 कोनों पर स्थित होते हैं। इन रिक्तियों को अष्टफलकी रिक्तियाँ हम कहते हैं। और इन बंध संकुलित संरचनाओं की रिक्तियों की त्रिज्या संकुलन में उपस्थित गोलों की रिक्तियों के आधार से संबंधित होती है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें और डिटेल देखें, अगर हम मान लें कि बंध संकुलित व्यवस्था में गोलों की त्रिज्या अगर r हो तो चतुष्फलक रिक्तियों की जो त्रिज्या होगी वो 0.225 रेडियस होगी, और अष्टफलकी रिक्तियों की जो त्रिज्या होगी वो 0.414 रेडियस होगी। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, आप सिर्फ ऐसे ही याद रख लीजिए इसको कि अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं, तो क्लोज पैकिंग के बाद में जो खाली स्थान क्रिस्टल में बच जाता है उसको हम बोलते हैं अंतरकाशिका रिक्तिका। और कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है सम चतुष्फलकी, एक होती है अष्टफलकी। सम चतुष्फलकी में आप याद रखिएगा 3 गोलों के द्वारा एक त्रिकोणीय संरचना निर्मित होती है, और अष्टफलकी में क्या होता है 6 गोलों के द्वारा घिरी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, तो 3 की बात आए तो 1 अंक ज़्यादा याद रख लेना आप, तो हो जाएगा चतुष्फलकी। और 6 गोलों की अगर हम बात करें तो 6 से 2 ज़्यादा याद रख लीजिएगा, आपको तो याद रह जाएगा अष्टफलकी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जालक बिंदु तथा क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। तो जालक बिंदु क्या होता है, मान लो कि एक प्रकार का क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के बीच में ये जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये कोना देख लीजिए, अब एक कोना ये देख लीजिए, एक कोना ये देख लीजिए, तो ये जो किसी क्रिस्टल में से जो बिंदु आपको दिखाई देते हैं इन्हीं बिंदु को हम जो है जालक बिंदु कहते हैं। और इन बिंदुओं से निर्मित इस पूरी की पूरी संरचना को हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। क्रिस्टल के रचक अवयव परमाणु, अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये बिंदु जो है जालक बिंदु कहलाते हैं। जालक बिंदुओं की त्रिमीय व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है, और बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई यही ज्यामिति जो है त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्या लक्षण होते हैं त्रिविम जालक के। त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। प्रत्येक जालक बिंदु रचक अवयव को दर्शाता है, और जालक बिंदु संयुक्त रूप से जालक की ज्यामिति भी दर्शाता है। तो ये त्रिविम जालक के कुछ लक्षण यानी कि कैरेक्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। ओवरऑल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी क्रिस्टल के जो रचक कण होते हैं, बिंदु होते हैं, और इन बिंदुओं से ही क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदुओं से जो पूरी ज्यामिति प्राप्त होती है उस ज्यामिति को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, एकक सेल या यूनिट सेल या इकाई कोशिका से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करी है। ये आपको कुछ खंड दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको लगभग 6 खंड दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरी
क्रिस्टल जालक का एक जो छोटा सा भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एकक सेल। ये सारे सेल आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तब एक पूरी की पूरी क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो किसी क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम कण जो होता है उसी को हम एकक सेल या यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम। प्रत्येक त्रिविम जालक में कुछ जालक बिंदुओं का समूह पुनरावृत्ति दर्शाता है। देखो आप यहाँ पे ये बॉक्स है, फिर इसने पुनरावृत्ति दर्शाई, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। इस तरीके से एकक सेल में क्या होता है कि जालक बिंदुओं का जो समूह होता है वो पुनरावृत्ति दर्शाता है, और जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति योग्य सूक्ष्मतम समूह जो होता है वह सेल या फिर यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। इस प्रकार क्रिस्टल में रचक अवयवों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसको हम एकक सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एकक सेल कहलाती है। याद रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। या फिर इसकी परिभाषा ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि किसी भी क्रिस्टल जालक के सूक्ष्मतम कण जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एकक सेल। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक दीवार की एक छोटी सी आप ईंट को ले लीजिए, तो उस दीवार की ईंट की अगर अपन पुनरावृत्ति करते जाए तो आपने को एक बड़ा जालक प्राप्त हो जाता है। तो उस दीवार की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो ईंट है। उसी प्रकार क्रिस्टल जालक में भी ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 20। ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कांच और क्वार्ट्ज को कौन से अवयवी कण भिन्न बनाते हैं, यानी कि कांच और क्वार्ट्ज में ऐसे कौन से कण होते हैं जो एक दूसरे को आपस में अलग बनाते हैं, तथा किस दशा में क्वार्ट्ज कांच में बदला जा सकता है, यानी कि कांच को आप किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को आप जो है कांच में बदल सकते हैं। कांच मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसमें अवयवी कण जो होते हैं कम क्षेत्र कोटि के होते हैं। और कौन से अवयवी कण होते हैं इसमें, ये SiO4 जो चतुष्फलक रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इनकी जो कोटि होती है वो कम क्षेत्र वाली होती है। जबकि क्वार्ट्ज जो होता है वह कम क्षेत्र तथा अधिक क्षेत्र दोनों कोटि के होते हैं, और इसमें भी अवयवी कण तो वही होंगे SiO4, और इसमें भी चतुष्फलक व्यवस्था होती है, लेकिन इसके जो अवयवी कण होते हैं वो कम क्षेत्र तथा अधिक क्षेत्र दोनों प्रकार की कोटि के होते हैं। इसी प्रकार क्वार्ट्ज को गलाकर शीघ्रता से ठंडा करने पर इसे कांच में जो है बदला जा सकता है। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो कांच और क्वार्ट्ज को कौन से अवयवी कण भिन्न बनाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, कांच एक अर्क क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कण कम क्षेत्र कोटि के होते हैं, जबकि क्वार्ट्ज के अवयवी कण जो होते हैं वो कम क्षेत्र तथा अधिक क्षेत्र दोनों कोटि के होते हैं, और क्वार्ट्ज को गलाकर शीघ्रता से ठंडा करने पर इसे कांच में जो है बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब ठोस को गर्म किया जाता है तब किस प्रकार का ठोस उत्पन्न होता है, इसके द्वारा कौन सा भौतिक गुण किस तरह प्रभावित होता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान समझ लीजिए आप। जब ठोस को गर्म किया जाता है तब किस प्रकार का ठोस उत्पन्न होता है, इसके द्वारा कौन सा भौतिक गुण किस तरह प्रभावित होता है। जब ठोस को गर्म किया जाता है तब क्रिस्टल में रिक्तियां दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गर्म करने पर कुछ परमाणु अथवा आयन पूर्णतः जालक तल को छोड़ देते हैं, अर्थात जालक तल रिक्त हो जाता है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूँ। जब ठोस को गर्म किया जाता है तब किस प्रकार का ठोस उत्पन्न होता है, इसके द्वारा कौन सा भौतिक गुण किस तरह प्रभावित होता है। तो जब ठोस को गर्म किया जाता है तब क्रिस्टल में जो रिक्तियाँ होती हैं उनमें एक दोष उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है कि गर्म करने पर कुछ परमाणु उनका स्थान छोड़ देते हैं, तो जालक तल को वो छोड़ देते हैं, अर्थात जालक तल जो है वो वहाँ पर रिक्त हो जाता है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि उनकी जो क्लोज पैकिंग की व्यवस्था होती है वो बदलने लगती है गर्म करने पर, क्योंकि उनके अंदर जो बंध होता है वो कहीं किसी भी प्रकार का हो सकता है बंध, चाहे सहसंयोजक बंध, आणविक बंध, हाइड्रोजन बंध, बहुत सारे बंध मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो बंध जब टूटते हैं तो उसमें रिक्तियाँ या फिर दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। क्या कारण है कि KCl जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड सफ़ेद होने के स्थान पर कभी कभी बैंगनी रंग का भी हो जाता है। तो इसका कारण क्या है। इसका कारण KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में फलक केंद्र की उपस्थिति का होना है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रीय घनी सेल मैंने आपको पढ़ाया था। मान लो कि एक प्रकार का क्रिस्टल है ये, ठीक है। इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, लेकिन कोनों पर स्थिति के अलावा इसके फलक पर भी स्थित होते हैं। एक ऊपर होगा, इसमें एक नीचे वाली फलक पर होगा, एक साइड में होगा, इस प्रकार फलक पर भी होते हैं। 6 फलक पर 6 केंद्र होते हैं। तो क्या कारण है
कि KCl सफ़ेद होने के साथ स्थान पर कभी कभी बैंगनी रंग का भी हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि KCl में फलक केंद्र की उपस्थिति होती है, जिसके कारण KCl सफ़ेद होने के साथ साथ कभी कभी बैंगनी भी हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों पर जो है उपस्थित हो जाते हैं। अगला थ्योरेटिकल प्रश्न है आपका, क्या होता है जब फेरी मैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं Fe3O4 को 850 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वह क्यों पड़ रहा है उसका कारण आपको बताना है। तो फेरी चुंबकीय Fe3O4 को 850 केल्विन तक गर्म करने पर यह जो है अनुचुंबकीय हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर डोमेन्स, जिसको हम बोलते हैं चक्रण, एक ही दिशा में अत्यधिक पंक्तिबद्ध हो जाता है। तो इसी कारण जो होता है फेरी मैग्नेटिक Fe3O4 को 850 केल्विन तक जो है वो गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह अनुचुंबकीय हो जाता है। ये आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फेरी मैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं Fe3O4 को 850 केल्विन के आसपास गर्म किया जाता है तो वह परिवर्तित होकर अनुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो डोमेन्स यानी कि जो चक्रण होते हैं वह एक ही दिशा में अत्यधिक होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव क्रिस्टल और सममिति के तत्व से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न क्रमांक हमारा 24 है। तो द्रव क्रिस्टल हम किसे कहते हैं, यानी कि ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को हम कहेंगे द्रव क्रिस्टल, यानी कि जो गाढ़े द्रव होते हैं ना वही कहलाते हैं द्रव क्रिस्टल। तो द्रव क्रिस्टल हम देख लेते हैं। कुछ ठोस गर्म करने पर 2 बार प्रावस्था परिवर्तित करते हैं। पहले ये गंदला या गाढ़ा द्रव बनाते हैं, फिर इनको पुनः जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तभी ये पारदर्शक द्रव में बदलते हैं, और मध्य वाली अवस्था ही जो होती है वो कहलाती है द्रव क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं सममिति के तत्व। तो यह एक रेखा, तल या एक बिंदु होता है जिसके सापेक्ष क्रिस्टल सममिति को दर्शाता है, और एक घन की सममिति के कुल 23 तत्व होते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो द्रव क्रिस्टल की परिभाषा और सममिति के तत्व ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस पूरे अध्याय 1 ठोस प्रावस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मैंने इसमें लगभग 24 प्रश्न आपको समझाए हैं। अब इन 24 प्रश्न से ही संबंधित हम रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर और बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब आप ये पूरे टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो अब जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे अध्याय 1 के अंदर 5 पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये तीसरा पार्ट है। चौथे पार्ट और 5वें पार्ट में मैं आपको पूरा सारांश इसमें समझाऊंगा और बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास आपको करवाऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले वह पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट आप देखिए इस केमिस्ट्री का, और उसके बाद आप चौथा और 5वां पार्ट आप अध्याय 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस प्रावस्था का देखिएगा। आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुल शायद 4 अंक का है ये, ठीक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैटर्न के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले लैंग्वेज में समझाया, उसके बाद मैंने बहुविकल्पी प्रश्न इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो कैसा लगा है आपको वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। अब पार्ट 4 के अंदर जो है हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें हम ये रिक्त स्थान है कुछ और कुछ सही जोड़ी वगैरह जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो की अगर आप PDF फाइल चाहते हैं, यानी कि आप पूरे केमिस्ट्री के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो इसी PDF फाइल को आप अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक नीचे नंबर अवेलेबल करवा दूँ, वहाँ पर आप उस नंबर पर कॉल करके मुझसे PDF फाइल जो है मांग सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, उस पर भी आपको PDF फाइल जो उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री अध्याय 1 ठोस प्रावस्था का वीडियो नंबर 3 था। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। तो पहले आप वीडियो नंबर 1 देखिएगा, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 देखिएगा। 2 पार्ट और मैं लेके आऊँगा, उसमें एक तो चौथा पार्ट रहेगा और एक 5वां पार्ट रहेगा। अगर आप ये 5 पार्ट देख लेंगे तो आपका ठोस प्रावस्था वाला जो चैप्टर है पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आपके 4 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं चौथे पार्ट के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।